Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and this course. And in this course we were discussing the refrigeration and air conditioning. In this course we have completed the air conditioning, and in air conditioning we have studied psychometry and the applied psychometry two heads. So in psychometry we have understand the important psychometric properties, terminologies of psychometry, and in applied psychometry we have considered several psychometric processes and the apparatus. Now in this lesson, this is the lesson number 17 of the course, we will solve a numerical problem based on the calculation of the psychometric properties. This is presented by me, Shahnawaz Khan. So let's start. बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, एयर कंडीशनिंग जो है ना, वो बेसिकली हम पढ़ते हैं 3 हेड्स के अंडर: कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। मतलब एयर कंडीशनिंग हम बार बार बात कर रहे थे कि एयर को हम कंडीशन करते हैं, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं और भी कुछ पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं। तो उसका एप्लीकेशन की हम बात करें तो 3 मेजर हेड्स हैं जहाँ हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ वेजिटेबल्स वगैरह जो होती है उनको रखा जाता है। दूसरा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में। और उसके बाद कंफर्ट एयर कंडीशनिंग होती है, जो कि हम जनरली इनकाउंटर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हम रूम में बैठते हैं क्लासरूम में, तो वो एयर कंडीशनिंग, वहाँ पे जो एसी चल रहा होता है, तो वो एयर कंडीशनिंग स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये 3 हेड है, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर की है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो कोल्ड स्टोरेज में जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, ये इंग्लिश में है, आप उसको देख लीजिएगा, हिंदी में बता दूंगा इसकी। तो कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा, जहाँ पर ये माना जाता है कि ये रेफ्रिजरेशन का पार्ट है, बट ये बेसिकली कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, कंप्लीट एयर कंडीशनिंग होती है। ठीक है, और इसमें एक लोअर टेम्परेचर अचीव किया जाता है और उस लोअर टेम्परेचर पे सारा स्पेस को मेंटेन रखा जाता है। ये लोअर टेम्परेचर जो होता है ये प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट वहाँ पे रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितना लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में टेम्परेचर के साथ साथ जो है ह्यूमिडिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके एग्जांपल है, जैसे जो मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती हैं या जो प्रिसीजन मशीन टूल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करते हैं, तो वहाँ पर जो है ये एयर कंडीशनिंग हमें ज़रूरत पड़ती है। जनरली क्या होता है, 10 से 20% का वेरिएशन जो होता है इसको इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें ये 2 इंडस्ट्रीज़ की, जैसे यहाँ पर मेंशन किया रखा है पेपर इंडस्ट्री, दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है, इवन टेम्परेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कांस्टेंट रहनी चाहिए और इसकी रेंज दे रखी है 70 to 75%। इस रेंज में जो है टेक्सटाइल में काम हो सकता है। अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है, 70 to 75% से, तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम होती है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, जिसकी हम जनरली बात करते हैं। तो कंफर्ट का मतलब वैसे तो टेम्परेचर से लिया जाता है, लेकिन जनरली इसमें एयर का टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है और एयर की वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो इन तीनों पैरामीटर को कंसिडर करके हमने एक इफेक्टिव टेम्परेचर का टर्म बनाया है और उसी को हम इंडेक्स यूज़ करते हैं कंफर्ट का। ठीक है, तो अगर हम समर एयर कंडीशनिंग की बात करें, अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, जैसे इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है, तो इसको बोलेंगे कि टेम्परेचर सैचुरेटेड एयर का at which a person would experience the same feeling of comfort as in unsaturated environment। तो मान लीजिए अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में आपको एक कंफर्ट फीलिंग हो रही है, सेम कंफर्ट फीलिंग आपको सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में हो रही है, तो उस टाइम पे उस सैचुरेटेड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, दैट इज ET। ठीक है, इफेक्टिव टेम्परेचर। तो अगर हम समर एयर कंडीशनिंग की बात करें तो कंफर्ट की कंडीशंस ये दे रखी हैं। यहाँ पे 21 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 21.7, और ड्राइवेबल टेम्परेचर 25 से ±1 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से ±5। ठीक है, अगर विंटर की बात की जाए, विंटर में अगर आप बात की जाए इस चीज़ की, तो विंटर के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़ा सा टेम्परेचर विदस्टैंड करती है। तो यहाँ पर जो ड्राइवेबल टेम्परेचर अभी हम बात कर रहे थे वो लगभग 21 डिग्री हो जाता है विंटर में कंफर्ट का। और बाकी पैरामीटर्स की जो बात है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 50% है, साथ ही साथ एयर वेलोसिटी 0.15 से लेके 0.2 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो। और वैसे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके उसमें आएगी नहीं एग्जाम में, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसमें हमने कैलकुलेट की हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करने का, फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे।
तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। आप, मेरा सजेशन है आप लोग पेपर पेन लेकर बैठिए और आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ हिंदी में बोलूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले तो समझ सकते हैं। तो जैसे दे रखा है एक एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, और उसका प्रेशर दे रखा है 1.0132 बार है। तो वातावरण की वायु है। अब मान लीजिए एक सैंपल एयर का मान लीजिए, अब से लेके और पूरे न्यूमेरिकल में आप इस सैंपल को दिमाग में रखिएगा जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इस सैंपल का प्रेशर पी दे रखा है जिसकी वैल्यू है 1.0132 बार। ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है इसका सैंपल का 32 डिग्री है, जो इसके अंदर जो एयर है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 32 है। और वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखा है वो कितना है, 26 डिग्री है, ठीक है। तीन चीज़ें दे रखी हैं। एयर का सैंपल है, तो अब एयर का सैंपल है तो ये मॉइस्ट होगा, ठीक है। इसमें वाटर वेपर्स होंगी, इसमें ड्राई एयर होगी, दोनों चीज़ें होंगी। तो 26 डिग्री है वेट बल्ब टेम्परेचर, 32 डिग्री है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और टोटल प्रेशर दे रखा है पी इसका 1.0132 बार, ठीक। अब बोल रहे हैं ये तीन चीज़ें देने के बाद कैलकुलेट कीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। नोट कर लीजिए आप, जो जलवाष्प है उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। नंबर 2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कीजिए ओमेगा। नंबर 3 ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट कीजिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने आपको बताया था। थर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट कीजिए। डेंसिटी ऑफ एयर इन द मिक्सचर ये कैलकुलेट कीजिए, मिक्सचर में एयर की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर कैलकुलेट कीजिए, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी और मिक्सचर की, अभी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो लगभग सारे पैरामीटर्स आ गए एक प्रॉब्लम से। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है स्टेट। तो स्टेट की बात करें, एयर की क्या अवस्था है उसको हम दिखा रहे हैं हम अपने चार्ट पर, ठीक है। जो हमारे पास चार्ट होता है ना DVT और ओमेगा के बीच में, ये वाला चार्ट है, ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट। इस पर हमने स्टेट 1 शो किए। तो ये है स्टेट 1, ठीक। तो स्टेट 1 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमने नीचे लिख दिया 32, ठीक है। और फिर इसको अगर हम कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन में आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मीट करेगा। तो यहाँ जो टेम्परेचर आता है ये आता है आपका 26 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, सैचुरेशन में टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया 26 डिग्री। ये जो लाइन सीधी होगी ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है, साथ ही कांस्टेंट WBT की लाइन है वेट बल्ब टेम्परेचर की, और ये एडियाबेटिक सैचुरेशन की लाइन है, ये हम पहले से जानते हैं। पहले लाइन इधर ड्रॉ करेंगे हम, ये ओमेगा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, ठीक है। तो स्टेट 1 भी डिफाइन हो गई, 1 से 2 के लिए प्रोसेस है वो भी पता चल गई। अब देखते हैं क्या है। पाथ जो है 1 से 2 वो रिप्रेजेंट करता है कौन सी चीज़ें, कांस्टेंट WBT, एंथैल्पी ऑफ द एयर, और ये एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस, ये हमने बता दिया। फार्मूला हम सबसे पहले लिख रहे हैं स्टेट 2 के लिए। जो स्टेट 2 है उस पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमें पता है 0.622 PS/P-PS। PS क्या है, जो वाटर वेपर्स हैं उनका सेचुरेशन प्रेशर, ठीक है। P क्या है, टोटल प्रेशर। तो सेचुरेशन प्रेशर और टोटल प्रेशर ये हमें मालूम है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए सैचुरेशन प्रेशर की बात करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री। तो कोई भी सैचुरेशन स्टेट होती है आपको पता होगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें सिर्फ एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है, बाकी दूसरा पैरामीटर हम स्टीम टेबल से दोबारा देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टीम टेबल से देखनी है। तो आप लोगों के पास स्टीम टेबल होगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा। 26 डिग्री जो सैचुरेशन प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होगा संतृप्त ताप के समक्ष, जो संतृप्त दाब होगा वो होगा 0.03363, ठीक। तो ये PS की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये टोटल P की वैल्यू है, यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू पता चल जाएगी वो कितनी है। ये यूनिट आप जानते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए क्या होती है कि इतने किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो हमें ओमेगा 2 की वैल्यू मिल गई। अब आगे बात करते हैं। अब प्रोसेस हमारी क्या है, एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस। कौन सी, 1 से 2 प्रोसेस जो है। तो एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस के लिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में ये एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जब पीछे हमने वो देखा था, इसका स्टडी किया था एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस। तो एक रिलेशन था, तो इस रिलेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसमें जितनी वैल्यूज़ है सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ओमेगा 2 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली ऊपर, ओमेगा 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें चाहिए CPA। तो CPA क्या है, एयर के लिए स्पेसिफिक, तो ये होती है 1.005, आपको पता है।
T2 डैश ये है वेट बल्ब टेम्परेचर 26, T1 ये है WBT ये 32 हो गया, HFG2 ये हमें नहीं पता, तो HFG2 क्या है 0.2 पर एंथैल्पी, और वो 0.2 पर एंथैल्पी किस पे करस्पॉन्डिंग है 26 डिग्री के, तो 26 डिग्री टेम्परेचर है, इसके करस्पॉन्डिंग हम HFG निकालेंगे। तो ये आपको देखिए 26 के करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल से हम देख लेंगे 2439.9 किलो जूल पर केजी आ गया। ठीक, दूसरा HF2 हमें चाहिए, यानी ये आपको HFG था, वहीं पर आपको सैचुरेटेड वाटर के लिए चाहिए, तो सैचुरेटेड वाटर के लिए एंथैल्पी ये आ जाएगी इसी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। ठीक, नेक्स्ट अब आपको 1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चाहिए, क्या वाटर वेपर की एंथैल्पी, तो 1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है 1 पे 32 डिग्री टेम्परेचर है, तो 32 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो होगा, तो जब ये सैचुरेशन आपका 26 है तो 32 पे क्या होगा सुपर हीटेड स्टेट होगी, तो वहाँ पर HG की वैल्यू, तो HG की वैल्यू हम देख लेंगे 2559 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर ली हमने। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं अपने इस फॉर्मूले में जो हमने अभी देखा था। ठीक है, ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 में हमने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जो अभी निकाली थी, और फिर सॉल्व करके निकाला ओमेगा 1 की वैल्यू इतनी है। ठीक है, 0.0186 किलो जूल पर वाटर वेपर ऑफ केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक, अब यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं इसकी फार्मूला, तो ये होगा PW अपॉन P माइनस PW, यानी वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर 1 के करस्पॉन्डिंग और आपका टोटल प्रेशर, इसकी वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं इतनी, P हमें पता है, तो यहाँ से PW की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 0.03 बार। ठीक है, 0.03 बार इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 0.03 बार क्या है हमारे पास, ये सैचुरेशन प्रेशर है, तो इस सैचुरेशन प्रेशर वाटर वेपर का के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो आ जाएगा 24.1 डिग्री सेल्सियस, ये भी हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे स्टीम टेबल से। ठीक है, तो इतने बार प्रेशर के करस्पॉन्डिंग DPT कितना है 24। अब क्या हुआ, हमने सारे पैरामीटर्स को लगभग कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब पैरामीटर सारे हमारे पास कैलकुलेट हो गए, अब हम एक एक करके फॉर्मूला लगाते जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या था, बाकी चीज़ तो निकल गई, अब हमें निकालना था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है PW अपॉन P सैचुरेशन, यानी वाटर वेपर का प्रेशर डिवाइड बाय सैचुरेशन प्रेशर। तो 32 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर कितना आएगा 0.048 बार, और PW हम पहले से निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 62%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगी 62%। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, यानी जो नॉर्मल सैंपल है उसके लिए ओमेगा, और उसी को हम सैचुरेट कर दें उसके लिए ओमेगा, तो या फिर इसका हम ब्रेक करते हैं तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है। इसमें सारी पार्शियल प्रेशर हमें पता है, वाटर वेपर का और टोटल प्रेशर और आपका सैचुरेशन प्रेशर, सबकी वैल्यू रखेंगे 0.614 आ गई आपके पास वैल्यू। ठीक, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गई। ड्राई एयर के लिए पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो सिंपल है, टोटल प्रेशर में से आप वाटर वेपर का प्रेशर घटा दीजिए तो ड्राई एयर के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब एयर के लिए प्रेशर हमें निकालना ज़रूरी था क्योंकि हमें डेंसिटी पूछी गई है, तो PV इक्वल्स टू RT वाला फार्मूला जो है आइडियल गैस मानेंगे हम एयर को, और ये फार्मूला लगाएंगे PV इक्वल्स टू RT। PV इक्वल्स टू RT लगाएंगे तो यहाँ से रो के फॉर्म में लगा रहे हैं हम, वैसे ये होता है PV इक्वल्स टू MRT, लेकिन अब चूँकि M अपॉन V जो है ये रो हो जाता है, तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P, और इसके नीचे आ जाएगा RT, P अपॉन RT। ठीक है, तो एयर का प्रेशर हमें मालूम है, हम दूसरा ये बार में था इसको हमने चेंज कर लिया, R की वैल्यू 0.287 आ जाएगी, और टेम्परेचर रखेंगे हम 32 को कैलोरी में चेंज करके, तो एयर की डेंसिटी आ जाएगी 1.12 kg पर मीटर क्यूब ड्राई एयर। ओके, अब दो पैरामीटर और रह गए हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर रह गई और एंथैल्पी रह गई। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी निकालने के लिए हम यहाँ से वाटर वेपर की डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इतनी। ठीक है, अब एंथैल्पी की बात करें, ये तो सिंपल ही है। एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी आप लोगों को पता है ड्राई एयर की अलग और वाटर वेपर की अलग अलग जोड़ देंगे तो टोटल एंथैल्पी आ जाएगी। तो ड्राई एयर के लिए HA लिखी है हमने, इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे CP इंटू TA। CP होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर, ये होती है 1.005, और टेम्परेचर है 32 डिग्री, तो ये एयर की आ गई इतनी एंथैल्पी। अब ये वाली एंथैल्पी जो है ये वाटर वेपर की है, तो इसके लिए हमने ओमेगा स्पेसिफिक हीट ओमेगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब HG की वैल्यू पीछे निकाली थी अभी हमने, वो यहाँ रख देंगे। ये है सुपर हीटेड वाटर वेपर की आपके स्पेसिफिक हीट 1.88। ठीक, और यहाँ पर
ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस हम रख देंगे 32 और 24 जो हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी 80.55 किलो जूल पर केजी। तो ये फाइनली आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, एंथैल्पी की। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को आप नोट कीजिए, 2 से 3 बार आप इस प्रॉब्लम को खुद से कीजिए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इसमें ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए गए हैं। ठीक है, तो लेसन देखने के लिए धन्यवाद, और आप आगे हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कोर्स के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।